डिस्क्लेमर, इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियाँ, उपन्यास और पॉडकास्ट लेखक द्वारा लिखी गई मौलिक रचनाएं हैं। ये रचनाएं केवल मनोरंजन एवं शैक्षणिक उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती हैं। इन कहानियों में दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, घटना, धर्म, जाति या समुदाय से इनका कोई जानबूझकर संबंध नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि किसी सामग्री से किसी को आपत्ति हो, तो कृपया हमें सूचित करें, आवश्यक सुधार किया जाएगा। इस चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली ये कहानी, उपन्यास मेरे द्वारा लिखी नहीं गई है। ये रचना इसके मूल लेखक की है। किसी भी सवाल या सुझाव के लिए चैट सपोर्ट उपलब्ध है। लाउडस्पीकर नए स्टोरी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। CH51 पेट दर्द। अंजलि का चेहरा लाल हो गया था। अक्षत ने बात ही ऐसी की थी। उसने तो अंजलि को अपना गर्लफ्रेंड बनने को कहा दिया था और ऊपर से सारा कुछ अंजलि पर ही डाल दिया था कि वही इसे पसंद करती है। अब तो अंजलि को बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ में उसके गाल शर्म से लाल भी पड़ गए थे। अंजलि अपनी तलवार को अपनी स्टोरेज रिंग से निकालकर उस पर तान लेती है। उसकी तलवार अक्षत के गर्दन से बस 3 इंच की दूरी पर था। अक्षत तो उसके ऐसा करते ही डर जाता है। उसकी तो डर से दिल ही बाहर आने वाला था। उसकी तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। बाल बाल वो बच गया था। वो अब अंजलि से डर रहा था। डर क्या, उसकी तो गला ही सूख गया था। वो यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो भागकर ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा। फिर अंजलि कहती है, तुम ये कैसे कह सकते हो? अक्षत घबराते हुए कहता है, देखो मेरी बात सुनो, गांधी जी ने कहा था अहिंसा के रास्ते पर चलो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अंजलि कहती है, अब ये गांधी जी कौन है? अक्षत के मुंह से ये तो डर की वजह से गलती से निकल गया था। वो तो भूल ही गया था कि वो एक दूसरी दुनिया में है। वो कहता है, वो कोई महान पुरुष थे। अक्षत के दिमाग में यही चल रहा था कि ये लड़की उसका प्यार पाने के लिए अब मारपीट पर उतर आई है, जो कि प्यार में नहीं होना चाहिए। प्यार कभी हिंसा से सहारे नहीं मिलने वाला, इससे तो वो और ही अपना नुकसान कर लेगी। अंजलि अपनी तलवार उसके गर्दन से टच करा कर कहती है, तुम यह फालतू की क्या बकवास कर रहे हो? अक्षत कहता है, बकवास? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और मेरे पीछे इसलिए ही नहीं आई हो? अंजलि कहती है, तुमसे प्यार? मैं क्या तुम्हें इस टाइप की लड़की लगती हूँ कि बिना किसी को जाने उससे प्यार कर लूंगी? और भला मैं तुम्हें क्यों करने लगी? तुमसे भी कई हैंडसम लड़के हैं जो मुझे पसंद करते हैं। अक्षत को अब समझ आता है कि उसे गलतफहमी हो गई थी। ये लड़की उसके प्यार के पागल नहीं है। ये तो उसका पीछा किसी और ही वजह से कर रही है। भला जंगली शेरनी को किससे प्यार हो सकता है? अंजलि कहती है, अपना कल्टीवेशन लेवल बताओ, मैं तुम्हारी पावर जे जानना चाहती हूँ। अक्षत का चेहरा लाल हो जाता है। अभी अभी तो वो इस दुख से उभरा था कि उसकी 0 कल्टीवेशन है, लेकिन इस लड़की ने ये पूछकर फिर से याद दिला दिया। कोई उसकी खुशी देखना ही नहीं चाहता है, सभी बस उसका मजाक ही बना रहे हैं, और ये लड़की तो उसके जले पर नमक छिड़क रही है। ऐसा अक्षत सोच रहा था। अक्षत कहता है, क्या तुमने नहीं देखा था कि मेरी कल्टीवेशन क्या है? मैं एक मामूली इंसान हूँ, मेरी कल्टीवेशन पावर 0 है। ये कहते हुए अक्षत अपने आप को देख रहा था। उसके चेहरे से लग रहा था कि जैसे वो इस बात के याद आने से काफी दुखी था। अंजलि उसका चेहरा देख सोचती है, वाह, क्या नाटक कर रहा है। मुझे पता है तुम्हारे ही कारण वह शक्ति स्टोन टूट गई थी। मेरे भाई की कल्टीवेशन मार्शल लेवल 8 ही है मेरे बराबर। तो उसके पावर से ऐसा हो पाना नामुमकिन है, और उससे पहले तो तुम ही गए थे, जिससे शक तो तुम पर ही जाता है, लेकिन मैं ऐसे सीधे रिजल्ट पर नहीं आ सकती हूँ। अंजलि अपनी आंखों से उसे डराते हुए कहती है, सच सच बोलो कि तुम्हारी पावर कितनी है? अक्षत डरा हुआ तो था ही। वो सोचता है पावर ही तो नहीं है मेरे पास, भला 0 कल्टीवेशन वाले के पास क्या ही पावर होगी? अक्षत कहता है, तुमने तो देखा ही था, तो फिर ये पूछकर मेरी बेइज्जती क्यों कर रही हो? तुम्हें पता भी है मैंने इसके लिए कितनी मेहनत किया था। मैं पूरे 1 हफ्ते से अपने दिमाग को सोकर शांत करने की कोशिश कर रहा था। इसमें मुझे बहुत ही मेहनत लग गई, लेकिन तब भी मेरी कल्टीवेशन पावर जागृत नहीं हुई। ये सुनकर अंजलि उसे ऐसे देख रही थी कि मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वो सोच रही थी, मतलब सोने में भी मेहनत करना पड़ता है, और ये बता कैसे रहा जैसे मानो कि इसने बहुत ही अवार्ड जीतने लायक मेहनत किया हो। कहीं ये लड़का मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है? अंजलि अजीब तरह से हंसते हुए कहती है, बेइज्जती कर रही हूँ? बेइज्जती तो तुम हम सब की कर रहे हो। आज तुम्हारे वजह से शक्ति स्टोन टूट गया, उसे तोड़ने वाले तुम ही हो ना? अक्षत अब अपना सिर खुजाने लगता है। वो सोचता है, क्या मैंने शक्ति स्टोन को तोड़ दिया था? पर मैंने तो सिर्फ उस पर हाथ रखा था, हाथ रखने से वो कैसे टूट सकती है? क्या वह शक्ति स्टोन इतना कमजोर था? लेकिन जब मैं वहां था तब तो नहीं टूटा था। कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही है? वो अंजलि को देखता है, जिसके चेहरे पर काफी गंभीरता झलक रही थी, और उसे ही देख रही थी। अक्षत सोचने लगता है, ओह, मैं समझ गया, ये मुझसे उसका कंपनसेशन मांगने आई है। उस स्टोन की कीमत का होगी।
जहां तक सुना है कि वो लाखों सिक्कों की होती है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। हे भगवान, क्या मैं अब गरीब हो जाऊंगा? अरे मुझ पर कुछ तो दया किया होता, एक तो जीरो कल्टीवेशन, ऊपर से भिखारी बना रहे हो। गरीब होने का सोचकर ही अक्षत के अंदर डर उत्पन्न हो जाता है। बेचारे ने अभी जल्द ही 1 लाख सोने के सिक्के कमाए थे, वो सब अब जाने वाले थे। वो कहता है, देखो मेरे पास अभी 1,000 ही सिक्के हैं, तो बाकी का भुगतान मैं अपने घर चलकर करूंगा। भुगतान? किस चीज का भुगतान? अंजलि कहती है, तुम किसकी भुगतान करने की बात कर रहे हो? अक्षत कहता है, अरे तुम शक्ति स्टोन की भुगतान के लिए ही तो मेरे पास आई हो, तुम्हें शक्ति स्टोन की कीमत चाहिए था ना। अक्षत ने अब अपने बैग में से वो थैली निकालता है जिसमें 1,000 सिक्के थे। उसका चेहरा गिर गया था, उसे अब अपार दुख हो रहा था। उसके ये पैसे पास आकर फिर से जा रहे थे। उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, वो अब फिर से जा रही थी। अंजलि यह देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। वो सोचती है, क्या मैं इसे कोई राह चलती गुंडी दिखाई दे रही हूँ, जो उधार के पैसे और भुगतान के लिए ये सब करती है, और मुझे तुम्हारे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, तुमसे ज्यादा तो हमारे नौकर रखते हैं पैसे। वो अक्षत का चेहरा देखती है, जो काफी मायूस लग रहा था। उसने अपने एक हाथ से वो छोटी थैली उसके आगे कर रखी थी। अंजलि सोचती है, ये तो नाटक करने में बहुत ही माहिर है, सब जानते हुए भी ऐसे अनजान बन रहा है कि जैसे इसे कुछ पता ही ना हो। अंजलि गुस्से से कहती है, क्या मैं तुम्हें इस टाइप की लड़की लगती हूँ कि चंद पैसों के लिए तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ जाऊंगी? मैं एक बड़े फैमिली से हूँ, अपने पैसे अपने पास रखो। अक्षत अब अजीब सा चेहरा बना लेता है, मानो उसे कुछ समझ ही नहीं आया ही। वो कहता है, क्या इसके लिए नहीं तो फिर क्यों आई हो? वो अब अंजलि की नजर देखता है, जो उसके शरीर पर ही थी। अंजलि अक्षत के एनर्जी को महसूस करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे अक्षत के बॉडी से कोई एनर्जी महसूस ही नहीं हो रही थी। वो अक्षत के करीब आने लगती है। अक्षत पीछे होते हुए अपने आप को ढकने लगता है। वो कहता है, देखो मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूँ, मेरी बॉडी पर सिर्फ मेरे प्यार करने वालों का ही हक है, और मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। ये सुनकर तो अंजलि का चेहरा लाल हो जाता है। मतलब हद है, ये अपने आप को ऐसे ढक रहा है जैसे कि मैं इसकी इज्जत लूटने वाली हूँ। अंजलि का तो अब गुस्से से सिर फटा जा रहा था। वो यहाँ क्या पूछने आई थी और ये लड़का क्या क्या समझ रहा है। अंजलि अब अपने लेवल से अक्षत के ऊपर एनर्जी प्रेशर डालने लगती है। हालांकि उसे पता था कि जिसने शक्ति स्टोन को ऐसे पावर से तोड़ दिया हो, उस पर उसके एनर्जी प्रेशर का फर्क नहीं पड़ेगा। अंजलि अक्षत का टेस्ट भी ले रही थी कि उसका शक जायज है या फिर बेबुनियाद। ये भी तो हो सकता है कि कीर्ति जो कह रही थी वही सही हो, और ये लड़का सच में जीरो कल्टीवेशन वाला ही हो। अंजलि अक्षत पर एनर्जी प्रेशर डाल तो रही थी, पर जैसे अक्षत को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अक्षत पर कोई प्रेशर पड़ ही नहीं कर रहा था। अंजलि को पसीने आ गए थे, लेकिन अक्षत तो बिल्कुल सही से खड़ा था। बल्कि अक्षत तो उसे आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा था कि ये मोहतरमा अब क्या कर रही है। अंजलि को समझ आ गया कि उसका और उसके भाई का शक बिल्कुल सही था। ये लड़का कोई बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है, लेकिन इस समय तो अंजलि पर गुस्सा सवार था। उसे गुस्सा आ रहा था कि अक्षत उसका कब से मजाक बना रहा है, और उसके जैसे बड़े फैमिली के लड़की पर उल्टे पुल्टे बातें कर रहा है। वो अब अक्षत के पावर की झलक देखना चाहती थी, तो वो तुरंत ही अक्षत के तरफ तेजी से तलवार लेकर बढ़ी। अक्षत उसे अपनी ओर इतनी तेजी से तलवार लेकर आते देख डर गया। अब तो उसे अपने सामने अपनी मौत दिखाई दे रही थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं हुआ, तो वो आंखें खोलकर अपनी गर्दन को छूता है कि कहीं उसकी गर्दन को काट तो नहीं दिया गया है। लेकिन जब सब सही था, तो वो अपने आप को जिंदा देखकर खुश हो जाता है। लेकिन तभी वो सामने देखता है कि अंजलि घुटने पर बैठी हुई थी, और उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर कोई बड़ा सा पहाड़ रख दिया गया हो। वो गुस्से भरी आंखों से अक्षत को देख रही थी। अक्षत सोचता है, अरे इसे क्या हुआ? ये तो मुझे अभी मारने वाली थी, और अब ये नीचे ऐसे क्यों बैठ गई है? कहीं ये मुझे अपने प्यार का इजहार तो नहीं करने वाली है? वो अंजलि का चेहरा देख सोचता है, देखकर लग रहा है कि ये दर्द में है, कहीं इसे कोई दर्द तो नहीं हो रहा है। अब अपने डॉक्टर के फॉर्म में आ जाता है। वो अंजलि के पास जाता है। जैसा कि अक्षत का नेचर था, वो बहुत ही अच्छा है। अंजलि ने भले ही उस पर हमला करके मारने वाली थी, लेकिन अक्षत को उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था। वो उसके पास जाकर कहता है, क्या हुआ तुम्हें? कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? क्या ये पेट दर्द है? उसे ऐसे कहता देख तो अंजलि का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। उसे तो अक्षत उसका मजाक बनाते हुए ही लग रहा था, पर उसे क्या पता था कि अक्षत को सच में उसकी चिंता हो रही थी। अंजलि की आंखें गुस्से से लाल थी। उसका तो मन कर रहा था कि अक्षत के टुकड़े टुकड़े कर दे। अगर कोई आंखों से मरा जा सकता होता, तो अब तक तो अक्षत के कई सैकड़ों टुकड़े हो चुके होते। CH-52 सूत्राधार श्वेता। अंजलि तो वहीं बैठी हुई थी। उसका चेहरा ऐसा बना हुआ था कि जैसे उसने कुछ भारी चीज उठा रखा हो, जिसके कारण उसको दर्द भी हो रहा था।
अक्षत अब उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि उसकी जांच कर सके। उसे ऐसे देख अंजलि को गुस्सा आ रहा था। वो अपना हाथ तो छुड़ाना चाहती थी, पर वो ऐसा कर नहीं रही थी। आज तक उसे किसी बाहरी लड़के ने ऐसे छुआ नहीं था। उसे अक्षत का यूं हाथ पकड़ना अजीब लग रहा था। उसे अक्षत पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मन तो उसका उसे मारने का कर रहा था, पर हालत तो उसकी ऐसी हो रखी थी कि वो ही दर्द में हो तो क्या वो अक्षत को मार पाती। उसके ऊपर से वो एनर्जी प्रेशर हट गया था जिसने उसे ऐसे नीचे घुटने पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन तभी उसने खांसने के साथ खून की उल्टी की और बेहोश हो गई। अब उसकी बॉडी और देर तक हैंडल नहीं कर पाई। अक्षत उसको जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती है। बेचारी उठती भी कैसे, अब उसमें एनर्जी ही कहाँ बची थी। उसने तो सब एनर्जी उस प्रेशर को झेलने में लगा दी थी। अक्षत उसे उठाकर एक पास के पेड़ के पास ले जाता है। वो उसे वहां अच्छे से लिटा देता है। वो उसे देख सोचता है, ये लड़की पता नहीं क्या करने आई थी और इसे पता नहीं क्या हो गया। क्या ये मुझे सिर्फ मारने के लिए ही आई थी, लेकिन फिर पूछताछ क्यों कर रही थी? और मैंने तो इसे कुछ किया भी नहीं था, ना ही इससे कोई बदतमीजी की, ना ही इसको छेड़ा था, तो फिर क्यों ये मुझे मारना चाहती थी? आज से पहले तो मैं कभी इससे मिला भी नहीं था। छोड़ो, भी मुझे इसको देखना चाहिए कि इसे क्या हुआ है। फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अक्षत एक डॉक्टर भी था, तो उसे अपनी जांच करके पता चला उसके अंदर की कई नाड़ियां डैमेज हो गई हैं। वो सोचता है अभी अभी तो यह मेरे सामने ठीक थी और मुझे मारने ही वाली थी, तो इतने ही टाइम में ऐसा क्या हो गया कि इसकी नाड़ियां डैमेज हो गईं? वैसे ठीक ही हुआ कि इसे कुछ हो गया, नहीं तो ये मेरा सिर ही कलम कर देती अब तक। अक्षत ने अपने साथ कई मेडिसिन और पिल ले रखी थी। वो जब भी कहीं जाता था तो जरूर कोई ना कोई मेडिसिन लिए ही रहता था। वो अब उसे वो भी खिला देता है। ये एक रिकवरी पिल थी। वैसे ये सिर्फ कहने को रिकवरी पिल थी। अक्षत ने इसे ऐसे बनाया था कि इससे बड़ी से बड़ी चोट भी ठीक हो जाती। इसमें उसने बहुत ही हाई क्वालिटी की हर्ब्स का यूज किया था। वैसे अक्षत जो भी बनाता था हमेशा हाई क्वालिटी की ही होती थी। हालांकि उसे ये पता नहीं होता था कि वो हाई क्वालिटी की चीजें बनाता है। और उसे अक्षत अपने साथ लाया फ्रूट जूस भी थोड़ा सा पिला देता है और बाकी का वो खुद ही पी जाता है। उसे थोड़ा प्यास लगी थी इसलिए। उसके बाद अक्षत उसके होठों से उसके ब्लड को साफ करता है जो उसे खून की उल्टी करने से लगा हुआ था। उसकी इतना केयर करता देख श्वेता को गुस्सा आ रहा था। वैसे इन सब का सूत्रधार वही थी जब अंजलि अक्षत के ऊपर तलवार लेकर हमला करने के लिए बढ़ी थी। तो श्वेता कहती है, कब से देख रही हूँ, बड़बड़ कर रही हो, मास्टर को परेशान कर रही हो और अब मास्टर पर हमला भी कर रही हो, तुम्हारी यह मजाल। श्वेता ने उसके ऊपर अपना एनर्जी प्रेशर लगाना शुरू कर दिया जिससे कि अंजलि वही घुटने पर आ गई थी। अंजलि को यही लग रहा था कि ऐसा अक्षत ने किया था तो उसे अक्षत के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। और जब अक्षत उससे उसकी हालत पूछ रहा था तो अंजलि को अक्षत उसका मजाक बनाते दिख रहा था। श्वेता को वैसे भी मास्टर के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा सुनना अच्छा नहीं लगता था। वो अब तक इसलिए कुछ नहीं कर रही थी क्योंकि अक्षत था सामने। वो अपनी इमेज अपने मास्टर के सामने अच्छा बनाकर रखना चाहती थी, लेकिन जब हद हो गई तो फिर उसने वही किया जो उसे अच्छा लगा। उसके ऊपर इतना एनर्जी प्रेशर डाला कि वो कुछ बोल तक नहीं पा रही थी और अंत में बेचारी खून की उल्टी करके बेहोश हो गई। श्वेता बड़बड़ाती है, तुमसे मजबूत तो मेरा जूनियर रेहान है जो मेरी पावर झेल जाता है। हाँ, आखिर वो मास्टर का स्टूडेंट जो है। अब अक्षत वहां से उठकर जाने लगता है। उसे अंजलि के होश में आने का इंतजार नहीं करना था। उसके होश में आने का इंतजार करना मतलब मौत का इंतजार करना। अरे कहीं वो उसे फिर सीरने के लिए आगे बढ़ी तो वो क्या करेगा, ऐसा अक्षत सोच रहा था। वो अब उसे वहीं छोड़कर अपने रास्ते बढ़ जाता है। उसे अंजलि की चिंता हो रही थी कहीं उस पर कोई जंगली बीस्ट ने हमला कर दिया। यही सोचा कर अक्षत ने उसे एक कपड़े से ढक दिया और उसके आसपास झाड़ियां रख दी कि कोई उसे देख ना सके। श्वेता सोचती है मास्टर बहुत दयालु है तो उन्होंने तुम्हें ठीक कर दिया, नहीं तो और कोई होता तो अपने ऊपर हमला करने वाले को मार चुका होता। अक्षत के जाने के करीब 1 घंटे बाद अंजलि को होश आता है। वो झटके से उठती है। वो अपने आसपास इतनी झाड़ी वगैरह देखकर डर जाती है कि कहीं उसके साथ कुछ किया तो नहीं गया। वो अपनी बॉडी देखती है तो हैरान हो जाती है। उसके हाथ पर पहले एक गहरी चोट की निशान थी जो उसे बचपन में तलवार की प्रैक्टिस करते समय लगी थी। वो निशान अब खत्म हो चुकी थी। तभी वो महसूस करती है कि वो अब मार्शल लेवल 9 में है। ये देखकर तो वो शौक में चली जाती है। वो अपने आप को थप्पड़ मारती है ताकि उसे ये यकीन हो जाए कि वो ये कोई सपना नहीं दिख रही है। यूज थप्पड़ लगा। वो अब महसूस करती है कि उसकी चोटें सब ठीक हो चुकी है और यहाँ तक कि उसकी नाड़ियों में कुछ ब्लॉकेज थी वो भी हट गई है। उसकी तो अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने इस सब के लिए कितने ही रिसोर्स और मेडिसिन उसे किया था, कई बड़े डॉक्टर को भी दिखाया था, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब अचानक से सब सही हो गया। वो अब आसपास अक्षत को देखने लगती है, लेकिन अक्षत तो पहले ही जा चुका था।
उसकी नज़र उसके ऊपर डाले गए कपड़े पर पड़ती है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है। उसके मुंह से निकलता है, क्या ये सुप्रीम धागे से बना हुआ कपड़ा है? इस कपड़े की खासियत यह है कि इसे सिर्फ हाई लेवल का हथियार ही काट सकता है और इसे जलाया नहीं जा सकता है। इतना प्रीशियस कपड़ा और पावर मेरे पास। अब तो उसे पूरा यकीन हो गया था कि अक्षत बहुत ही हाई लेवल का कल्टीवेटर है, तभी तो उसके पास ऐसी चीजें हैं। उसे अभी बेहोश हुए ज्यादा देर भी नहीं हुआ और वो एक लेवल पार कर गई। वो अब मार्शल लेवल 8 से मार्शल लेवल 9 पर आ गई। अंजलि को बस जो जानकारी चाहिए थी वो तो मिल ही गई थी। वह अब वापस लौट जाती है। वो एकेडमी आती है। उसका टेस्ट अभी हुआ नहीं था और भी अभी कई लोग बाकी थे। जब कीर्ति उसे बुलाती है तो वो थोड़ा उसे देखकर हैरान थी। उसे अंजलि में कुछ बदलाव नजर आ रहे थे, जैसे अंजलि का चेहरा अब और भी ज्यादा चमक रहा था। उसकी एनर्जी स्थिर होकर फ्लो हो रही थी और उसका लेवल। अंजलि अब शक्ति स्टोन पर हाथ रखती है। कुछ देर बाद उस पर आता है मार्शल लेवल 9। क्या मार्शल लेवल 9, यानी यहाँ की सबसे हाईएस्ट लेवल की टेस्ट देने वाली? और ये कब हुआ? हमने तो सुना था कि ये मार्शल लेवल 8 पर है, तो कब ये मार्शल लेवल 9 पर पहुंच गई? सभी के मुंह से निकलता है। सभी को शौक जो लगा था उसके भाई अविनाश को भी लगा। अभी 2 घंटे पहले ही ये लड़की मार्शल लेवल 8 पर थी और अब ये मार्शल लेवल 9 पर है। ये कैसे हो सकता है? भला 2 घंटे में किसी का ऐसे लेवल पार कर लेना, जबकि अभी उसकी बहन 1 हफ्ते पहले ही मार्शल लेवल 8 पर पहुंची थी। उसे तो अपने देखे पर यकीन ही नहीं हो रहा था। होता भी कैसे? आमतौर पर जीनियस कल्टीवेटर को भी एक लेवल पार करने में 6 महीने तो लगते ही थे। हाँ, शुरू में लेवल जल्दी जल्दी पार होते हैं, पर मार्शल लेवल 8 से 9 पर पहुंचना ये शुरू का लेवल नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि हैरानी तो होगी ही। सबके शौक भरे चेहरे को देखकर अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो सबको नजरअंदाज करके अपने भाई के पास आ जाती है। इधर अक्षत रास्ते में था। उसका कुछ लोग इंतजार कर रहे थे। दरअसल यह लोग यहाँ के लुटेरे हैं जो अपने से कमजोर को लूटते हैं। अक्षत अब जब वहां से जा रहा था तो एक मामूली इंसान को देखकर जैसे ही सभी बाहर आने वाले थे कि उन्हें कुछ भयानक महसूस होने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत ही बड़ा कोई बीस्ट उन्हें घूर रहा हो। तो अब तो उन सब की फटकर 4 हो जाती है। कहाँ वो अक्षत को लूटने का प्लान बना रहे थे और अब खुद की फटी पड़ी है। श्वेता सोचती है, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसी हो गई कि मास्टर को परेशान करने की। आज एक तो मास्टर का पहले से ही मूड खराब है और ये सब और मूड खराब करना चाहते हैं, पर मेरे रहते नहीं। अक्षत जैसे वहां से आगे निकल जाता है तब जाकर उन सब के जान में जान आई। उन सब की तो जैसे सांस ही अटक गई थी। उनके लीडर के लिए श्वेता ने कुछ किया था। वो लीडर जैसे ही पीछे होता है तो उसके पिछवाड़े में कुछ घुस जाता है और वो बेचारा चीख तक नहीं पाता। श्वेता ने इतने ही समय में उसके पीछे एक नुकीली लकड़ी लगा दी थी, पर ये तो श्वेता को भी नहीं पता था कि वो उस लीडर के कहां चुभने वाली है। इधर अक्षत के घर पर टॉमी, ईशानी और कौवा तीनों मस्ती कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो तीनों आपस में घुल मिल गए थे। उन तीनों को ऐसे बाहर से कुछ लोग देख रहे थे। ये सब नागपुर जहर हॉल से थे। उन सब को लीड कर रहा था जहर हॉल का पहला श्रेष्ठ, जो संत लेवल 3 पर था। उसने पूरा जंगल छान मारा लेकिन उसे सुकेश का कोई सबूत नहीं मिला। बस उसे यहाँ से कुछ दूरी पर ही आने के निशान थे। उसके बाद सभी जब आगे बढ़े तो उन्हें अक्षत का ये घर मिला। उन सब की नज़र जैसे ही ईशानी पर जाता है तो वो उसे पहचान जाते हैं। वो सभी इसी लड़की का तो पीछा कर रहे थे। एक जहर मास्टर कहता है, हमें तुरंत ही उसे पकड़ लेना चाहिए। वो अब आगे बढ़ने ही वाला था कि पहला श्रेष्ठ उसे रोक लेता है। पहला श्रेष्ठ देख पा रहा था कि उस घर में कुछ अलग था। उसके ऊपर एक हाई ग्रेड की प्रोटेक्शन फॉर्मेशन के साथ एनर्जी फॉर्मेशन भी लगी हुई थी। ये किसी आम व्यक्ति में हाथ से तो नहीं हो सकता था। वो कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। यहाँ ये फॉर्मेशन है, इसका मतलब यह कोई पावरफुल व्यक्ति का घर है, तो उसके यहाँ ऐसे जाने पर उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था। ऐसा वो पहला श्रेष्ठ सोच रहा था। वो सब ऐसी रिस्क नहीं ले सकते थे। वो सब अब एक मौके का इंतजार करने लगते हैं और उन सभी को देखने लगते हैं। टॉमी और कौवा जो ईशानी के साथ खेल रहे थे, उन्हें महसूस हो जाता है कि कोई आया है। उन्हें भला कैसे महसूस नहीं होता कि वो सब आए हुए हैं। टॉमी धीरे से बड़बड़ाता है, ओह तो मेहमान आ गए हैं। CH-53 मेहमानों का स्वागत। जैसा कि टॉमी और कौवे को पता चल गया था कि कुछ लोग बाहर आए हैं जो उन सब पर नजर भी रख रहे हैं, कौवा सोचता है, अब कौन आ गया है? क्या मास्टर को परेशान करना लोग नहीं मानेंगे? मास्टर तो इतने अच्छे हैं, तो फिर ये लोग क्यों उन्हें परेशान करने आ जाते हैं? हालांकि मास्टर इस समय तो नहीं है, लेकिन ये सब परेशान उन्हें ही करने आए हैं। टॉमी धीरे से बड़बड़ता है कि मेहमान आए हैं तो इनका स्वागत भी तो होना चाहिए। अच्छा है, एक ही गेम खेल खेल कर बोर हो जा रहा था मैं। तो लोग आ जाते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए, तो मजा ही आ जाता है। ही अब चलकर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ। वैसे भी थोड़ा शरीर में अकड़ आ गई है।
टॉमी अब घर के बाउंड्री के बाहर आ जाता है, वो फॉर्मेशन से भी बाहर आ गया था। उसे बाहर गया देख कोवा भी बड़बड़ाते हुए बाहर जाता है, साला कहीं फिर से नौटंकी न करना शुरू कर दे, पता नहीं कहां से एक्टिंग करना सीख लिया है। सभी जहर मास्टर टॉमी पर नजर रखी हुई थे, उन्हें टॉमी एक मामूली सा पालतू बीस्ट ही लग रहा था, क्योंकि टॉमी ने अभी तक अपनी एनर्जी को बाहर आने ही नहीं दिया था, तो वो उसके पावर को कैसे महसूस कर पाएंगे। लेकिन टॉमी ने उन सब की जहरीली एनर्जी को महसूस कर लिया था, उसे पता चल गया था कि बाहर आए मेहमान जहर मास्टर है। टॉमी अब वहीं बैठकर उन सब की तरफ घूर रहा था, जहां सभी जहर मास्टर छिपे हुए थे। टॉमी अब डिफरेंट लुक देने लगता है, कभी दाएं से, तो कभी बाएं से, तो कभी सामने से, तो कभी पीछे से। वो अपने 2 पैरों पर खड़ा होकर अपने 6 पैक्स एब्स दिखा रहा था, जो उसने दिन रात आराम करके बनाए थे। वो उन्हें ऐसे दिखा रहा था कि जैसे यहाँ बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन चल रहा हो, और सामने जज बैठे हो, जो उसे हर एक एंगल और पोज पर पॉइंट दे रहे हो। सभी जहर मास्टर उसकी ऐसी हरकत देख समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये कर क्या रहा है। कुछ ने तो उसकी ऐसी हरकत देख अपने बाल ही नोच लिए थे। सभी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि ये आखिर कर क्या रहा है। कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है, या फिर उसने सुबह सुबह की कुछ ऐसा वैसा खा लिया था। जहर मास्टरों का ऐसा सोचना जायज भी था, उन सब ने कभी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन थोड़ी देखी थी, जो उन्हें समझ आता, अगर देखी होती तो शायद उन्हें कुछ समझ भी आता। अब बात यहाँ आती है कि टॉमी ने कहाँ से सीखा, उसने भी कभी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन थोड़ी देखी थी। दरअसल टॉमी ने ये सब अक्षत को देखकर सीखा था। अक्षत कई बार नहाने के बाद जब मिरर के सामने जाता तो उसने जैसा कि अपने दुनिया में बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन देखा, अक्षत वैसा ही डिफरेंट पोज बनाता था और अपनी मसल्स देखकर खुश होता, जिसे टॉमी बड़े ही ध्यान से देखता था, और वहीं से उसने सीखा था। कोवा जो ऊपर से देख रहा था, वो कहता है, लो शुरू हो गई इसकी ड्रामेबाजी, पता नहीं कहां से इसने ये सब सीखा है। टॉमी अब अपना सारा पोज और एंगल बनाकर खत्म कर चुका था। वो कहता है, अब कब तक ऐसे छिपे रहोगे, बाहर भी आ जाओ। टॉमी को इंसानी भाषा बोलते देख पहला श्रेष्ठ समझ गया कि सामने का ये बीस्ट कोई मामूली बीस्ट नहीं है, जिन्हें वो सब कोई पागल समझ रहे हैं। अरे तभी तो उसने उन सबको ढूंढ लिया। सभी अब बाहर आ जाते हैं। टॉमी अपनी नाक बंद करते हुए कहता है, अरे बाप रे बाप, तुम लोगों के पास से कितनी बदबू आ रही है। क्या तुम लोग कोई खुशबू वाला जहर नहीं बना सकते हो कि जिससे मन खुश हो जाए। सभी जहर मास्टर सोचने लगते हैं, अरे ये है कहां से भला, जहर में भी खुशबू और बदबू कौन देखता है, जहर तो जहर ही होता है, वो नुकसान ही पहुंचता है। तो अपनी दांत दिखाते हुए कहता है, वैसे ये तुम्हारा जहर मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला। पहला श्रेष्ठ हैरान हो जाता है कि टॉमी को कैसे पता चल गया कि उसने किसी जहर का प्रयोग किया है। दरअसल पहले श्रेष्ठ ने जब टॉमी को बोलता देखा, तो उसने बड़ी ही चालाकी से हवा में पिंक डस्ट नाम का ग्रेड 5 का जहर फैलाना शुरू कर दिया था। पिंक डस्ट जहर हवा में काफी तेजी से फैलता है। उसने इसका एंटीडोट अपने सभी जहर मास्टरों को पहले ही दे रखा था, जिससे कि उन पर इस जहर का असर ही नहीं हो रहा था। टॉमी उसका चेहरा देखता है। पहले श्रेष्ठ के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। टॉमी कहता है, चिंता मत करो, वैसे ये ग्रेड 5 की जहर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तुम्हें शायद अपने सबसे हाई लेवल का जहर का प्रयोग करना चाहिए। पहला श्रेष्ठ अब सब कुछ जोड़ने लगता है, उसे अब धीरे धीरे सब समझ आ रहा था। पहला श्रेष्ठ कहता है, क्या वो बीस्ट तुम ही हो जिसने सुकेश और बाकी के जहर मास्टरों को मारा था। टॉमी अपना सिर ऊपर कर लेता है, मानो उसने बहुत ही महान काम की या हो। वो कहता है, ओह हाँ, बिल्कुल सुकेश और उन बाकी के जहर मास्टरों को, हाँ शायद मैंने ही खेल खेल में खत्म कर दिया था। और भी सुकेश तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहा था, तो बस मैं ऐसे ही थोड़ा सा मस्ती कर लिया और वो मेरी मस्ती सह नहीं पाया और खून की उल्टी करके मर गया, तो मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, जबकि मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं था। और अगर तुम सब भी कुछ ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, याद रहे अगर मैं जब ट्राई करूंगा तो तुम्हें भागने नहीं दूंगा। कई जहर मास्टर तो टॉमी बारे में जानकर डर गए थे कि इस बीस्ट ने उनके सीनियर सुकेश को मार डाला, और उन्हें अब गुस्सा भी आ रहा था। पहले श्रेष्ठ ने अपने आप को संभाल कर रखा था। वो अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबा लेता है, लेकिन बाकी के जहर मास्टर ऐसे नहीं कर पाए। वो सभी उसके बिना परमिशन के ही टॉमी पर हमला कर देते हैं। टॉमी एक झटके के साथ ही सभी को दूर झटक देता है और कहता है, अरे रे इन चीटिया में कितना ही दम है कि मुझ जैसे महान बीस्ट से लड़ सके। अपने आप को महान बीस्ट कहकर टॉमी ने अपना सिर ऊपर कर लिया था। सभी जहर मास्टर की हालत बेकार हो गई थी, वो तो अभी उस पर अपना जहर तक नहीं फेंक पाए कि टॉमी ने उन्हें दूर ही झटक दिया, मानो कि वो सब उसके सामने बस मच्छर हो। पहला श्रेष्ठ जो अब तक शांत था, ये देखकर तो वो पागल सा हो जाता है। वो कहता है, मुझे उस लड़की को दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। टॉमी कहता है, उस लड़की को, मास्टर ने उसे यहाँ रहने को कहा है, अगर वो तुम्हारे साथ चली जाती है
तो मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला, लेकिन मुझे पता है कि वो तो तुम लोगों से ही बच रही है, तब तो तुम भूल ही जाओ। पहला श्रेष्ठ टॉमी से लड़ने के लिए आगे आने लगता है। उसने अपने हाथ में एक हाई लेवल का मेटल का बना हुआ बघंग पहन रखा था, जिसमें ग्रेड 6 की एक जहर था। वो झट से टॉमी के पास पहुंचकर उसके पीठ पर खरोंच मार देता है। उस खरोंच के साथ ही वो जहर टॉमी के अंदर जाने लगता है। टॉमी एक पल के लिए लापरवाह हो गया था। उसी का फायदा पहले श्रेष्ठ ने उठा लिया था। वैसे ये जहर किसी को मारने वाला जहर नहीं था, बस पावर को कुछ देर के लिए सप्रेस करने वाला था। टॉमी को अब महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी पावर कुछ कम हो रही है। वो सोचता है, धत तेरी की कहीं मेरी असली रूप ना आ जाए सबके सामने, नहीं तो कौवा मेरे ऊपर बहुत हंसेगा, मुझे कुछ करना होगा। टॉमी अब अपने एनर्जी के बहने की दिशा को उस तरफ कर लेता है, जिससे कि उसकी खरोंच से वो जहर बाहर कर दिया जाता है और उसकी वो खरोंच भरने लगती है। ये देखकर तो पहले श्रेष्ठ के होश ही उड़ जाते हैं। वो सोचता है, क्या मेरे इस जहर का कोई फर्क नहीं पड़ा, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये किस लेवल पर है। टॉमी का दिमाग अब सटक गया था। पहला श्रेष्ठ फिर से उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि वो देखता है कि टॉमी तो सामने है ही नहीं। वो आगे देखता है तो उसे अब 3-3 टॉमी सामने दिखाई दे रहे थे। ये टॉमी की भ्रम टेक्निक थी। असली टॉमी तो उसके पीछे था। वो उसके सिर को ब्लास्ट कर देता है, बिल्कुल किसी पटाखे की तरह, जिसके कारण उसके चेहरे और शरीर पर खून के छींटे आ जाते हैं। टॉमी अब ऐसा ही बाकी के सभी के साथ करता है। वो किसी खूंखार भेड़िए से कम नहीं लग रहा था। तभी कौवा आकर सारा कुछ साफ कर देता है। ये सब होते हुए कोई देख रहा था। टॉमी जैसे ही पीछे मुड़ता है तो ईशानी खड़ी थी, जो डर के मारे जम सी गई थी। उसने एक प्यार से सफेद डॉगी का भयानक खूंखार भेड़िया वाला रूप देख लिया था। टॉमी के ऊपर खून ही खून लगा हुआ था। ईशानी को डर के मारे पसीने आ रहे थे। उसने जब देखा कि टॉमी बाहर जा रहा है, लेकिन काफी टाइम बीत जाने के बाद भी वो नहीं आया और कौवा भी बाहर चला गया था, तो फिर वो भी बाहर चली आई देखने के लिए। लेकिन वो सामने टॉमी को जहर मास्टरों को मारता देख रही थी और कौवे को सबको जलाकर राख बनाता। उसकी तो रूह कांप गई थी। ये देखकर उसे कुछ याद आने लगा था। उसकी यादों में कई लोगों की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी और आसपास एक गुलाबी धुंध थी और वो नीचे बैठकर रो रही थी। टॉमी देखता है कि अब उसकी और कौवे की सच्चाई ईशानी के सामने आ गई है। वो कहता है, मुझे भी तुम्हारे बारे में पता है और मास्टर को भी पता है, वो बस तुम्हारे मुंह से तुम्हारा सच जानना चाहते हैं। ईशानी अब और भी घबरा जाती है। एक तो वो पहले से ही डरी हुई थी, उसे नहीं लगा था कि यह कोई मामूली बीस्ट नहीं बल्कि एक हाई लेवल का बीस्ट है। और अब उसे ये पता चल रहा था कि ये उसके राज के बारे में भी जानता है। ईशानी के हाथ कांपने लगे थे और उसके शरीर से हल्के हल्के गुलाबी धुंध बाहर आ रही थी। टॉमी वापस आता है। उसने अब नहा लिया था, लेकिन ईशानी अभी भी वहीं सा दमे में खड़ी थी। टॉमी कहता है, देखो तुम डरो नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाले। मास्टर ने अगर तुम्हें यहाँ रहने को कहा, इसका मतलब है कि वो तुम्हें यहाँ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ईशानी अब अपने होश में आती है। वो कहती है, क्या इसका मतलब वो अक्षत तुम्हारा मास्टर है? टॉमी कहता है, हाँ, वो हमारे मास्टर ही है। इतने पावरफुल बीस्टों को अपना फालतू बनाने वाला खुद कितना पावरफुल होगा, और मैंने उसे थप्पड़ भी मारा और उसे कई अपशब्द भी कहे। ईशानी सोच रही थी। ईशानी का चेहरा लाल हो गया था डर की वजह से। टॉमी कहता है, मास्टर बहुत ही दयालु है, वो सबकी मदद कर देते हैं। शायद वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, वो बस तुम्हारे मुंह से तुम्हारी सच्चाई सुनना चाहते हैं। ईशानी कहती है, इसका मतलब तुम दोनों को मेरे बारे में पहले से ही सब कुछ पता था? टॉमी कहता है, सिर्फ हम दोनों को ही नहीं, यहाँ रहने वाले सभी को पता है तुम्हारी सीक्रेट के बारे में। ईशानी अब एकदम शांत होकर वहीं बैठ जाती है। CH-54 अक्षत की कल्टीवेशन। ईशानी अब वही जमीन पर बैठ गई थी। वो जिस सीक्रेट को सबसे छिपाना चाहती थी वो तो पहले ही सबको पता था। उसने सोचा था कि वो अपना सीक्रेट छिपा कर रखेगी और फिर एक दिन यहाँ से चुपचाप निकल जाएगी। इससे किसी को भी इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा और वो सेफ भी रहेगी। और जहर हॉल वाले भी उसका इस कारण से ही पीछा कर रहे थे, और आज वो जहर हॉल के लोगों से बच गई। उस दिन भी यही लोग उसका पीछा कर रहे थे। वो अब ये सोचकर ही डर से सिहर जाती है कि अगर आज उसे जहर हॉल के जहर मास्टर लेकर चले जाते तो उसका वो सब क्या करते। उसने जहर मास्टरों के बारे में बहुत सी अफवाह सुनी थी, जो कि अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं थी। सभी अफवाहों में जहर हॉल के लोगों की निर्दयता और स्वार्थ ही सुनने को मिलता था। टॉमी और कौवा उसके पास ही आकर बैठ जाते हैं। कौवा कहता है, देखो, सबके कुछ सीक्रेट होते हैं जो सबसे छिपा कर रखना चाहते हैं। कुछ सीक्रेट सही होते हैं तो कुछ बहुत ही खतरनाक। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें मास्टर को बता देना चाहिए, तब तुम बता देना। वैसे मास्टर को ये सब पहले से ही पता है, वो बस शायद तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। ईशानी कहती है, मेरे बारे में जानते हुए भी तुम सबको डर नहीं लगता है मरने से? टॉमी हाथ हिलाते हुए कहता है, डर? किस बात का डर?
हम सबको पता है जब तक मास्टर हमारे हैं तब तक हमें कुछ भी नहीं हो सकता है। ईशानी कहती है, वैसे तुम्हारा मास्टर मतलब अक्षत तो एक मामूली इंसान है ना, तो वो कैसे? कौवा कहता है, अरे तुम यही तो नहीं जानती हो, मास्टर अपने आप को बहुत ही लो प्रोफाइल रखते हैं। उन्हें ज्यादा अटेंशन और फेमस होना पसंद नहीं है, वो बस शांति से मामूली इंसानों की तरह रहना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने पावर को सबसे छिपा कर रखा है। तुमने तो उनकी कुछ तो चीज नोटिस की ही होगी। टॉमी कौवे को चुप कराते हुए कहता है, अरे तुम्हें मास्टर के बारे में क्या ही पता। मास्टर के साथ तो हमेशा मैं रहता हूँ, मैं बताता हूँ। मास्टर एक दूसरी दुनिया से आए हैं। उस दुनिया का नाम पृथ्वी है। वहाँ बहुत पावरफुल लोग रहते हैं। यहाँ के लोग तो उन सब के सामने कुछ भी नहीं है, बस चींटी है चींटी। मास्टर के मुंह से मैं जितना सुना है, वो दुनिया बहुत ही सुंदर है। और मास्टर हमेशा एक हथियार के बारे बात करते हैं, जिसका नाम मोबाइल फोन है। मास्टर का वो हथियार बहुत ही पावरफुल है, उसमें बहुत सी चीजें हैं। उसमें पता नहीं क्या वीडियो और चैटिंग नाम की चीज भी है, और गेमिंग नाम की चीज भी है। मास्टर इसके बारे में हमेशा कहते रहते हैं। ये बात बताकर टॉमी अपना सिर ऊपर कर लेता है। उसे ही जो ये बातें पता थी, तो घमंड होना तो स्वाभाविक था उसको। वैसे भी टॉमी को तो अपनी बड़ाई मारना बहुत पसंद है। ईशानी ने कभी किसी पृथ्वी नाम की दुनिया के बारे में नहीं सुना था, उसने ऊपर की दुनिया के बारे में कुछ तो सुना था। टॉमी कहता है, लेकिन याद रहे मास्टर के सामने ज्यादा पावरफुल बनने और घमंड करने की कोशिश मत करना, मास्टर को ये पसंद नहीं है। ईशानी अब सब कुछ गहराई से सोचने लगती है। उसे अब सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो रहा था। उसका जल्द से जल्द ठीक हो जाना, उसका लेवल पर हो जाना, उसकी शरीर से सारे चोट के निशान तक गायब हो गए थे। तभी कौवा कहता है, वैसे टॉमी तुम एक बात बताओ, तुमने अभी कुछ देर पहले भ्रम टेक्निक का प्रयोग किया था, और मुझे जहां तक पता है, ये टेक्निक एक पुरानी ब्लड लाइन वाले बीस्ट का है। लेकिन तुम तो डॉगी हो जो पुराने ब्लड लाइन के बीस्ट नहीं होते हैं, तो तुम ये टेक्निक कैसे यूज कर पाए? टॉमी का चेहरा ऐसा बन जाता है जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो सोचता है, अब मैं क्या करूं? कहीं इसे मेरी सच्चाई ना पता चल जाए, नहीं तो ये मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। कौवा कहता है, कहीं तुम हमसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? टॉमी अब खड़ा होकर कहता है, अरे तुम क्या मुझे नहीं जानते हो कि मैं एक बहुत ही महान बीस्ट हूं, जिसे कुछ भी नया सीखने में टाइम नहीं लगता है। मैंने ये टेक्निक कहीं से सीखा था, जब मैं बहुत छोटा था तभी ही। कौवा कहता है, हाँ मैं समझ गया। कौवा ये कहकर बात को यहीं रोक देता है, नहीं तो वो जानता ही था कि टॉमी अपनी कितनी डींगे हाँकता है। तभी टॉमी कुछ दूरी पर जाकर टॉयलेट कर देता है। कौवा कहता है, अरे कुछ तो शर्म करो, सामने लड़की बैठी है। ईशानी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। टॉमी कहता है, अरे हाँ शर्म, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे शर्म करना चाहिए। अब मैं अपना चेहरा कहाँ छुपाऊं? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। कौवा सोचता है, शर्म? अरे क्या खाक शर्म आ रही है तुम्हें? टॉयलेट करते समय तो आया नहीं, और अब क्या करोगे मुंह छिपाकर? जो नहीं दिखाना था वो तो दिखा ही दिया। ईशानी अब वहां से उठकर अंदर चली आती है। कौवे ने आसपास जो भी जलाया था, वह सब सूर्यमंडल पेड़ ने सही कर दिया था। नागपुर गुप्ता फैमिली का बैठक हॉल। अविनाश और अंजलि अपने पिता यानी गुप्ता फैमिली की हेड के सामने बैठे थे। अंजलि अब वो सब कुछ बता देती है जो जो उसके और अक्षत के बीच हुआ था। उसके पिता ये सुनकर काफी गंभीर हो जाते हैं। वो कहते हैं, वो लड़का जरूर एक बहुत ही हाई लेवल का कल्टीवेटर होगा। हम सब उसके पावर की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बेटा तुमने एक गलती कर दी। अंजलि अब अपने पिता के सामने घुटने पर आकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे उन पर हमला नहीं करना चाहिए था, शायद वो हमसे नाराज हो गए होंगे। उसके पिताजी कहते हैं, नहीं वो तुमसे नाराज नहीं है, तभी तो उन्होंने तुम्हारी पावर को बढ़ा दिया। अगर वो नाराज होते तो ऐसा नहीं करते। जैसा कि एक एक्सपर्ट से उम्मीद थी, वो इन छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। अंजलि कहती है, तो पिताजी मैं क्या गलती कर दी? उसके पिताजी कहते हैं, बेटी तुम्हें उनकी गर्लफ्रेंड बनने का प्रपोजल स्वीकार कर लेना चाहिए था। ये सुनकर तो अंजलि का चेहरा ही लाल हो जाता है। उसने नहीं सोचा था कि उसके पिता ये कहेंगे। वो कहती है, पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? उसके पिताजी कहते हैं, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, तुमने यही सबसे बड़ी गलती कर दी। सोचो कि अगर तुम उनकी गर्लफ्रेंड बन गई होती, तो तुम दुनिया की पावरफुल लोगों में से एक होती। वो जरूर तुम्हें ऐसे लेवल पर पहुंचा देते, और जब तुम पावरफुल हो जाती तो तुम्हारे पीछे पीछे तो हमारी पूरी गुप्ता फैमिली भी पावरफुल हो जाती। अविनाश भी अपने पिता की बातों में हाँ मिलता है। अंजलि तो पूरे शर्म से लाल पड़ गई थी। वो इस फैमिली की सबसे गुस्सैल और खतरनाक लड़की थी, जो सिर्फ और सिर्फ अपने पिता और अविनाश की बातें सुनती थी। और वो फैमिली में किसी को नहीं सुनती थी। फैमिली में तो उससे लोग बहुत डरते हैं, लेकिन अब देखो उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि वो शर्म से लाल हो गया था। आज तक उसके ऐसे नेचर के कारण ही कोई लड़का उसका बॉयफ्रेंड नहीं बना, भले ही उसे कई लड़के पसंद करते हाँ। वो सोचती है कैसे पिता और भाई है,
जो मुझे खुद ही किसी की गर्लफ्रेंड बनने को कह रहे हैं, जबकि जानते हैं कि उस लड़के की पहले से ही दिल में कोई है। उसके पिताजी कहते हैं, देखो अंजलि, तुम सिर्फ अकेली नहीं हो, तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा ये गुप्ता फैमिली है। तुम्हारी ऊंचाई पर जाने से पूरा गुप्ता फैमिली ऊंचाई पर जाएगी। और उनकी गर्लफ्रेंड बनने में क्या ही बुराई है? तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है कि उनकी कितनी गर्लफ्रेंड रहती है? अगर वो तुम्हें प्यार दे रहे हैं तो वही काफी होना चाहिए तुम्हारे लिए। ये बात फैमिली के हर मेंबर पर लागू होती है। अब तुम मुझे ही देख लो, मैंने तुम दोनों की मां से शादी की है और दोनों को प्यार करता हूं। वैसे उसके पिताजी की 2 वाइफ है, पहली वाइफ से अविनाश और दूसरी वाइफ से अंजलि है। अंजलि कहती है, जी पिताजी, मैं समझ गई, मैं कोशिश करूंगी अपनी गलती सुधारने की। इतना कहकर वो बाहर चली जाती है। उसके पिताजी बड़बड़ाते हैं, ये लड़की अभी भी छोटी है, अविनाश इसका ख्याल रखना। अविनाश अपने पिता के सामने झुककर उस कमरे से बाहर चला जाता है। अंजलि का तो पूरा चेहरा ही लाल हो गया था अक्षत के साथ होने का सोचकर। उसने तो अक्षत के इस प्रपोजल पर कितना गुस्सा किया था, और अब उसके पिता उसी को स्वीकार करने को कह रहे हैं। उसके दिमाग में अब अक्षत ही घूमने लगा था। इधर अक्षत, जिसे नहीं पता था कि उसके बारे में कहाँ क्या क्या बातें चल रही है, वो रास्ते में चल रहा था। वो अब थक गया था। जाते वक्त उसे थकान नहीं महसूस हुई थी, क्योंकि उस समय उत्साह और नर्वसनेस थी टेस्ट देने की। लेकिन अब तो जो होना था वह हो गया। वो फेल हो गया। अक्षत अब थक गया था। उसने आराम करने की सोची। वो एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ गया। वो अपने हाथ को देखता है और सोचता है, मैं आज भी फेल हो गया। मेरी कल्टीवेशन पावर अभी भी जागृत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मैं कभी एक महान कल्टीवेटर बन ही नहीं पाऊंगा। वो अब अपनी आंखें बंद कर लेता है। यूं तुरंत ही नींद आ जाती है। वैसे ये बात सच थी कि वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि अक्षत की कल्टीवेशन इस दुनिया को पार कर चुकी है। अक्षत की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा है कि वो इस दुनिया के ऊपर के दुनिया को भी पार कर चुका है। यहाँ तक कि इस दुनिया की नेचर की देवी, जिन्हें इस दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर माना जाता है, वो भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। अक्षत जब इस दुनिया में आया था तभी वो बहुत हाई कल्टीवेशन पर था। उसको शायद इस दुनिया के आने का ये रिवॉर्ड था, और यहाँ तक कि दूसरी दुनिया के होने के कारण उस पर इस दुनिया के कई नियम भी काम नहीं करते थे। लेकिन ट्विस्ट तो ये था कि अक्षत को अपने पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसे हमेशा से यही लगता आ रहा है कि वो एक मामूली इंसान है, उसकी कल्टीवेशन पावर जागृत नहीं हुई है। ये बात जैसे उसके दिमाग में बैठ गई है। उसने कभी अपनी एनर्जी को महसूस करने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए ही वह उसके अंदर ही कंडेंस होकर पड़ी है। उसका तो एक कण तक बाहर नहीं आता, तो लोग भी यही समझते हैं कि वो एक मामूली इंसान ही है। उसने जब जब शक्ति स्टोन पर हाथ रख तो कोई नंबर नहीं आया, इसका मतलब लोग जीरो कल्टीवेशन समझते हैं। जबकि वो शक्ति स्टोन अक्षत के बिना एक एनर्जी कण के निकल भी उसकी पावर को बता ही नहीं पाती थी, और उस पर क्रैक आ जाते थे। और जब अक्षत को पता नहीं था तो वो मामूली इंसान की ही तरह रहता है और व्यवहार भी वैसा ही करता है। उसके पालतू बीस्ट यही समझते हैं कि उसके मास्टर बस मामूली इंसान की तरह रहकर जीवन के सुख दुख को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। CH55 प्रिंसिपल रंजीत मीट्स राजीव। अक्षत के पावर को जो लोग या बीस्ट जानते हैं, सभी यही समझते हैं कि अक्षत बस एक मामूली इंसान बनकर अपने जीवन के अनुभव को बढ़ा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अक्षत को अगर पता होता कि वो इतना पावरफुल है तो वो पहले इस दुनिया को ही कब्जा करने निकल पड़ता। आखिर वो पृथ्वी से जो है, तो उसका ऐसा नेचर तो है ही। पृथ्वी के सभी लोगों को राजा बने और राज करने का बहुत सपना होता है, तो वो भला क्यों अपना सपना पूरा नहीं करेगा? वो जरूर इस दुनिया को हिला कर रख चुका होता, और अब तक तो ऊपर के दुनिया को भी कब्जा करने के लिए आगे बढ़ चुका होता। खैर, अभी तो अक्षत को पता नहीं है कि उसके पास कितनी पावर है, और कोई बता भी नहीं सकता था कि वो किस लेवल पर है, क्योंकि कोई उसका लेवल देख ही नहीं सकता है और महसूस तक नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि श्वेता, जिसका कि अक्षत के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है, उसे तक अपने मास्टर की असली पावर पता ही नहीं चल पाई। उसे बस इतना ही पता है कि इसके मास्टर बहुत पावरफुल हैं, जबकि वो एक ब्लड कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट है। जब भी कोई हथियार या बीस्ट का किसी इंसान के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसे अपने मास्टर के पावर की पूरी जानकारी मिल जाती है, और मास्टर को भी। लेकिन अक्षत के केस में ऐसा नहीं था। श्वेता को आज तक अक्षत की असली पावर का पता ही नहीं चला। वो जब भी कभी पता करने की कोशिश करती तो उसे ऐसा लगता कि वो किसी समुद्र में आ गई हो जिसका कि कोई अंत ही नहीं था। एक दिन ऐसा जरूर होगा कि अक्षत को अपने पावर का पता चलेगा। वो कब चलेगा ये किसी को नहीं पता, और अक्षत इसके बाद क्या करेगा ये तो अक्षत को ही पता है। नागपुर एकेडमी प्रिंसिपल ऑफिस। नागपुर एकेडमी के प्रिंसिपल रंजीत शर्मा स्पीति वैली सेक्ट के सेक्ट लीडर राजीव को गले से लगाते हुए कहते हैं, और राजीव, कैसे हो तुम? राजीव यहाँ कल ही आ गए थे, लेकिन उस समय रंजीत कहीं एकेडमी से बाहर गए हुए थे, तो कल दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई। राजीव कहते हैं, मैं ठीक हूँ,
तुम कैसे हो, अकेडमी का क्या हाल है? रंजीत कहता है, सब ठीक है। वामिका रंजीत से नमस्ते करती है। रंजीत कहते हैं, अरे वामिका बेटा तुम तो काफी बड़ी हो गई हो, बिल्कुल कीर्ति की तरह। वामिका बस मुस्कुरा देती है। रंजीत दोनों को बैठने का इशारा करते हैं। राजीव और वामिका अब चेयर पर बैठ जाते हैं। रंजीत टेबल पर रख चाय सर्व करने लगते हैं तो वामिका कहती है, अरे अंकल रहने दीजिए, मैं सर्व कर देती हूँ। रंजीत वामिका को ही करने देते हैं। वामिका चाय सर्व करने के बाद अपने चेयर पर बैठ जाती है। रंजीत और राजीव दोनों एक ही फैमिली से थे। रंजीत राजीव का थोड़ा दूर का भाई है और दोनों दोस्त भी हैं। रंजीत के दादाजी ने स्पीति वैली सेक्ट बहुत पहले ही अपने जवानी में छोड़ दिया था और वो आकर यहाँ नागपुर में बस गए और फिर उन्होंने कुछ पावरफुल लोगों के साथ मिलकर ये नागपुर अकेडमी खड़ा किया। नागपुर में रिसोर्स की कमी नहीं थी और यहाँ की एनर्जी भी स्पीति वैली सेक्ट से कई गुना ज्यादा और अच्छी थी, तो फिर क्या था, अकेडमी काफी अच्छा प्रदर्शन करने लगी। लोग यहाँ दूर दूर से कल्टीवेशन और बाकी के प्रोफेशन सीखने आने लगे, जिससे कि अकेडमी की पावर और भी बढ़ने लगी और आज तो इसके सामने नागपुर के राजा भी नहीं टिकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ स्पीति वैली सेक्ट की वैसी नसीब नहीं थी, यहाँ के लोग बहुत पावरफुल भी नहीं हैं। अब वामिका और कीर्ति को ले लीजिए, दोनों ही लगभग समान उम्र की हैं, लेकिन जहाँ कीर्ति संत लेवल 1 पर है, वहीं वामिका अभी मार्शल लेवल 7 पर ही है। स्पीति वैली सेक्ट आज तक इसलिए ही बचा रहा क्योंकि इसके एक तरफ नागपुर है जो इस पर कभी भी अटैक नहीं करने वाला, और दूसरी तरफ बीस्ट ग्रुप है जो अभी इतना पावरफुल नहीं है, और तीसरी तरफ भी एक एरिया तो है जहां से अटैक हो सकता है, लेकिन यहां पर अटैक इसलिए नहीं होते क्योंकि स्पीति वैली सेक्ट के पास न ज्यादा अच्छी रिसोर्स है, न ये उतना अमीर है, और न ही यहाँ की एनर्जी इतनी अच्छी है, तो भला कौन ऐसी जगह को कब्जा करना चाहेगा। रंजीत कहता है, मैंने सुना कि तुम्हारी स्पीति वैली सेक्ट के ऊपर बीस्ट ग्रुप ने हमला किया था, और यह भी सुना कि तुम्हारी बेटी एक ही दिन में मार्शल लेवल 4 से मार्शल लेवल 7 पर पहुंच गई, जिससे कि वह बीस्ट ग्रुप डर के भाग खड़े हुए। क्या ये सच है? मैं तुम्हारे पास मदद भेजने ही वाला था, लेकिन जब सुना कि सब सही है तो। राजीव हाँ में सिर हिला देते हैं। वैसे भी रंजीत से क्या ही छुपाना, उसे सबकी खबर रहती है और वो इसका एक अच्छा दोस्त भी है। रंजीत कहते हैं, मैंने ये भी सुना कि तुम्हारी बेटी को कोई खजाना मिल गया है जिससे वो ऐसा कर पाई। राजीव चाय की चुस्की लेते हुए का सोचने लगते हैं और कहते हैं, हाँ ऐसा कह सकते हो। रंजीत के आंखों में ये सुनकर चमक आ जाती है, वो भी उस खजाने को देखना चाहते थे। वो कहते थे, क्या तुम मुझे वह दिखाओगे? राजीव कहते हैं, उसे हम खजाना नहीं कह सकते हैं, वो खजाने से भी कहीं ऊपर है, पर मैं तुम्हें वो अभी नहीं दिखा सकता हूँ। रंजीत का चेहरा अजीब सा बन जाता है। वो कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? राजीव अब रंजीत को अक्षत के बारे में सब कुछ बताते हैं। ये सुनकर तो रंजीत की आंखें बड़ी हो जाती है। वो राजीव को जानते थे कि राजीव ऐसे ही किसी की इतनी बात नहीं करता है, जरूर कुछ बात है। वो कहते हैं, एक महान कल्टीवेटर मेरे आसपास के एरिया में रह रहे हैं और मुझे पता तक नहीं है। अब तो मुझे भी उनसे मिलना है। एडमिशन का काम खत्म होते ही मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्या तुम मुझे उनसे मिला सकते हो? राजीव कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। रंजीत कहते हैं, तो फिर हम कल चल रहे हैं। राजीव कहते हैं, मुझे तुमसे ये कहना था कि मैं वामिका को तुम्हारे अकेडमी में सीखने के लिए छोड़ना चाहता हूँ, क्या तुम उसे एडमिशन दे सकते हो? रंजीत कहते हैं, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? वामिका मेरी भी बेटी है, वो यहाँ आराम से सब कुछ सीख सकती है और इससे कीर्ति को भी एक साथी मिल जाएगी। वामिका राजीव से कहती है, पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं रुकने वाली, आप जहाँ रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। राजीव वामिका के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, देखो तुम जिद मत करो, मैं तुम्हें पावरफुल बनना देखना चाहता हूँ, और तुम स्पीति वैली सेक्ट में अकेले कैसे बढ़ेगी, तुम्हें कौन आगे गाइड करेगा? अब तक तुम मार्शल लेवल 4 पर थी, तब तक तो ठीक था, मैं तुम्हें गाइड कर देता था, पर अब तो तुम मुझसे भी आगे निकल चुकी हो और मैं नहीं चाहता कि तुम बस उसी पर अटकी रहो। यहाँ रहोगी तो तुम्हें बहुत कुछ जानने और पढ़ने को मिलेगा और तुम्हें अच्छे टीचर से कल्टीवेशन सीखने को मिलेगा, तुम तेजी से तरक्की कर पाओगी। वामिका अब चुप हो जाती है। वैसे इसके पिता जो भी कह रहे थे सब सच ही तो था, और कौन सा पिता अपने बच्चों की तरक्की नहीं चाहेगा। उसके पिता की आंखों में दृढ़ निश्चय था, वो वामिका को अकेडमी में एडमिशन दिलाकर उसे छोड़कर जाएंगे। तभी वहां पर कीर्ति आती है। उसने टेस्ट का पहला भाग पूरा कर लिया था, उन सभी को सेलेक्ट कर लिया था जिनकी कल्टीवेशन पावर जागृत थी। वो वहां राजीव को बैठा देख उनसे नमस्ते करती है और वामिका को देखकर मुस्कुरा देती है। वामिका भी उसे देखकर मुस्कुराती है। कीर्ति अपने पिता रंजीत को टेस्ट की सारी रिपोर्ट देती है और यह भी बताती है कि एक शक्ति स्टोन टूट गया था, जबकि उसकी अभी उम्र नहीं हुई थी। ये सुनकर वामिका को भी याद आता है कि उसका भी शक्ति स्टोन धूल बन गया था, लेकिन उसे ये पता था कि यह अक्षत की वजह से हुआ था और यहाँ पर अक्षत से कोई लेना देना है ही नहीं।
ऐसा वामिका सोच रही थी। उसे थोड़ी पता था कि अक्षत यहाँ टेस्ट देने आया था, पर कीर्ति को नहीं पता था कि उसकी शक्ति स्टोन कैसे टूट गया। उसका तो अक्षत पर एक बार भी ध्यान नहीं गया, क्योंकि उसने तो देखा था कि अक्षत की कल्टीवेशन 0 थी, तो उस पर ध्यान भी कैसे जाएगा उसका। रंजीत को सोचते हैं और फिर कहते हैं, अरे तुम इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा तुम वामिका को लेकर जाओ, थोड़ी एकेडमी की सैर करा दो, वैसे भी अब से वो भी यहीं रहने वाली है। कीर्ति के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो वामिका से कहती है, क्या सच में अब से तुम यहीं हमारे साथ रहोगी? वामिका मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ सिस्टम, मैं अब से यहीं एकेडमी में सब कुछ सीखूंगी और तुम मेरी मदद करना। कीर्ति हाँ में सिर हिलाकर वामिका को साथ लेकर बाहर चली जाती है। रंजीत कहते हैं, आखिर बात क्या है? मैंने जब बहुत पहले कहा था कि वामिका को एकेडमी में भेज दो, तब तो तुमने ऐसा नहीं किया था, और जो रीजन तुमने वामिका से कहा सिर्फ वो भी नहीं हो सकता है। राजीव कहते हैं, तुम जानते ही हो कि चारों ओर अफवाह फैल गई है कि स्पीति वैली सेक्ट को कोई खजाना मिला है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कल यहाँ जब मैं आने वाला था, तभी एक कोई अनजान आदमी ने सीगल बीस्ट के साथ सेक्ट पर हमला कर दिया था। वो मार्शल लेवल 9 पर था, और उसका तो सेक्ट में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे सीनियर ने ये टूथपिक दिया था, नहीं तो हमारा सेक्ट ही खत्म हो जाता। इतना कहकर वो टूथपिक बाहर निकाल लेते हैं। रंजीत को पहले वो टूथपिक बस नॉर्मल सी लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। उनके मुंह से निकला, क्या क्या ये हाई ग्रेड की हथियार है? कब मैं इसे छू सकता हूँ? राजीव उसे रंजीत को देखने के लिए दे देते हैं। रंजीत कहते हैं, क्या ये हथियार तुम्हें वही एक्सपर्ट ने दिया था? राजीव कहते हैं, हाँ ऐसा ही समझो, उन्होंने इसे कचरे में फेंक दिया था, तो मैंने इसे कचरे से उठा लिया। ये सुनकर तो रंजीत लड़खड़ा कर गिर ही गए थे। आखिर उन्हें इतना बड़ा शौक जो लगा था, अरे इतने बहुमूल्य हथियार को कोई कैसे कचरे में फेंक सकता है? वो तो आंखें फाड़ फाड़ कर राजीव को देख रहे थे। राजीव उसे ऐसे देखते देख कहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ। रंजीत अपने आप को संभाल लेते हैं, आखिर वो इतने बड़े एकेडमी के प्रिंसिपल जो ठहरे। राजीव आगे कहते हैं, मैं वामिका को खतरे में नहीं डालना चाहता, और अगर मैं उसे तुम्हारे पास भेजता तो वो ऐसे कभी नहीं मानती, इसलिए ही कुछ पढ़ने और सीखने का बहाना बनाकर तुम्हारे पास उसे छोड़ रहा हूँ। रंजीत टूथपिक को राजीव को देते हुए कहते हैं, मैं समझ गया, तुमने तो शादी भी नहीं की, तुम्हारे लिए एक बेटी को पालना कितना मुश्किल रहा होगा। राजीव कहते हैं, हाँ तुम तो जानते ही हो कि मैं अभी तक कुंवारा ही हूँ, मैं तो कभी किसी महिला के पास भी नहीं गया। रंजीत उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, हाँ जानता हूँ, वामिका को माँ का प्यार भी देना कितना मुश्किल रहा होगा। Like, subscribe and turn on notifications for RK Novels podcast.